अच्छा, एग्जांपल हो गया था ना। लो बेटा, इसमें लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा with help of vapor density. Degree of dissociation alpha with help of vapor density. जी बेटा, वैसे तो इसमें अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो बहुत है। लो डिराइव कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो बेटा अगर हम बात करें वेपर डेंसिटी की, वेपर डेंसिटी मान लो आपको निकालनी है कोई गैस ए की, तो ये फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ गैस ए अपॉन, पहले आराम से देख लो फिर लिख लेना इसमें, अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस हाइड्रोजन। समझ, इस फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ेगी केवल मोल कॉन्सेप्ट में, यहाँ ज्यादा काम नहीं आता बेटा। वेपर डेंसिटी अगर किसी भी गैस की निकालनी है, वेपर की निकालनी है, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? हाइड्रोजन। कंडीशन है कि पी और टी यानी प्रेशर टेम्परेचर दोनों का कॉमन होना चाहिए। अब अगर आपको याद हो, मैं अलग से वापस डिराइव कर दूं, याद है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो मैं लिख सकता था एन अपॉन वी आरटी। और याद करो, अगर मैं मोल की जगह लिखूं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये लिख सकते हैं। और डब्ल्यू बाय वी, इसी को हम क्या बोलते थे? डेंसिटी। तो डेंसिटी का रिलेशन पहले भी दिखा हुआ है, पी इंटू मोलर मास अपॉन आरटी। तो अगर ये डेटा यहाँ डाल दिया जाए, पी इंटू मोलर मास बाय आरटी, जो भी आपने अननोन गैस या गैस ली हुई है, अपॉन पी इंटू मोलर मास अपॉन आरटी फॉर। अब अगर आप बोल रहे हो कि प्रेशर और टेम्परेचर कॉमन है, तो ध्यान से देखो, कैंसिल होगा नहीं होगा? अब आप बताइए, जो भी आपने अननोन गैस ली है उसका मोलर मास जो भी है, तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? तो रिलेशन डायरेक्ट काम का है अपने, जिस सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी निकालनी है उसी का मोलर मास बाय, राइट? पहले देख लो आराम से। और इसी में एक रिलेशन और, क्या वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी सब्सटेंस की डेंसिटी होता नहीं होता? तो मैं दूसरा रिलेशन यहाँ से निकालूं, वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और अगर मैं डेंसिटी का रिलेशन निकालूं तो डेंसिटी बेटा इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? लेकिन अगर मैं वॉल्यूम और अगर मोल्स की बात करूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम सब क्यों कर रहे हैं? हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप जानते हो जब भी कोई सब्सटेंस टूटेगा तो टूटने से नंबर ऑफ मोल्स, पक्की बातें पढ़ेंगे। PCl5 का 1 मोल लिया है तो PCl3 Cl2 दो मिलेंगे। तो रिवर्स शुरू करते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन में मोल चेंज होंगे, मोल चेंज होने से वॉल्यूम बदलेगा, और वॉल्यूम बदलने से डेंसिटी, और डेंसिटी बदलने से, यानी इन तीनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो मैं लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी एक तो आपके जेई मन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जितना किसी का डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होने पर उसकी वेपर डेंसिटी, जितना डिसोसिएट होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो वेपर डेंसिटी कम होगी। अरे सुन, अब इसका जरा डेरिवेशन वाला पार्ट देख लें। मान लो बेटा मैंने ले लिया N1A, इससे ले लिया N2B प्लस गैस गैस, यानी इन तीनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो मैं लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी एक तो आपके जेई मन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जितना किसी का डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होने पर उसकी वेपर डेंसिटी, जितना डिसोसिएट होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो वेपर डेंसिटी कम होगी। अरे सुन, अब इसका जरा डेरिवेशन वाला पार्ट देख लें। मान लो बेटा मैंने ले लिया N1A, इससे ले लिया N2B प्लस गैस गैस सॉलिड ले लो, T इक्वल्स टू 0। मान लिया मैंने इसके ले लिया 1 मोल 0 0, बोलिए क्या लिखूं? N1X N2X। मैं इसको नहीं ले रहा, आप लेना चाहो लिख लो, लेकिन ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है? लिख कर काट देना ताकि आइडिया लगे कि सॉलिड कंसीडर नहीं होता। अब आप बताइए, ध्यान से सुनना, क्या ये क्लियर है कि डिसोसिएशन में मोल चेंज होंगे? तो एक काम करते हैं, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी तब टोटल कितने मोल थे, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो इक्विलिब्रियम आते आते टोटल मोल कितने हो गए? ये तो होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स? और ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, क्या इसको लिखा जा सकता है? अरे कुछ समझ। अब आप बताइए, क्या पहले के कंपैरिजन में डिसोसिएशन में यहाँ 1 था या 1 प्लस कुछ ना कुछ मोल बढ़े नहीं बढ़े? ठीक, मैं मान लेता हूँ एट T इक्वल्स टू 0 पर वेपर डेंसिटी सपोज डी, और जब आप इक्विलिब्रियम तक आ गए तो वेपर डेंसिटी नहीं मान लेते बेटा, डी डैश कुछ ही मान लो। ये डेंसिटी बेटा कौन सी है? स्टार्टिंग की। इसी को बोल सकते हैं हम थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। कोई बोले थ्योरेटिकल क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया है, आप एक्सपेरिमेंट से पहले खड़े हो। ये कौन सी हो जाएगी? आइदर एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, और इसी को हम बोल सकते हैं, गौर से देखना, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कोई बता सकता है ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्या इस डेंसिटी इक्विलिब्रियम में हमने सारे मोल्स लिए नहीं लिए? अरे दोनों के मोल जोड़े ना, पूरा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। बाकी तो सिंपल सा केस है, ध्यान से देखिए, मैं इसी रिलेशन में डाल रहा हूँ। आपने पहले वेपर डेंसिटी मानी शुरुआत में कितनी? डी, और तब तक केवल कितने मोल लिए थे? रिलेशन नंबर 1।
जब आपने नई वेपर डेंसिटी मान ली स्मॉल डी, तब तक कितने मोल हो गए थे? यही ना? एक काम करें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो डी बाई डी इक्वल्स टू कितना हो गया? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कट जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, 1 को यहाँ ले जाओ और फिर x निकाल दो, तो x कितना आ गया? 1 को यहाँ ले गए, और जब डेल्टा एन जी को नीचे ले जाओगे, ये रिलेशन आएगा नहीं आएगा? आपको ये सब नोट नहीं करना, स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड न्यूमेरिकल ही आए, मेन से एडवांस दोनों में। लेकिन मुझे x नहीं चाहिए, जरा ध्यान से सुनना। x होता है डिसोसिएशन, मुझे क्या चाहिए? अल्फा। तो बेटा ध्यान से देखो, अल्फा कैसे निकालते थे? डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। तो अल्फा कितना हो गया? यहाँ से x की वैल्यू कितनी, ये वैल्यू यहाँ डाल दूँ, तो फाइनल आपको जो अल्फा चाहिए वो कितना हो गया? इस पे न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, ग्राफिकल तीनों क्वेश्चन बने हुए हैं। ये सुनना आया नहीं है, जो डिस्कस करने वाला पॉइंट है मैं भी करता हूँ। सुनना रहे था आपकी चॉइस, आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख के फॉर्मुला लिख लो, ये पूरा फटाफट लिखो, फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ये वाला ना बेटा, यहाँ पे हम कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स नहीं रख रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं आप किसी को गर्म कर रहे हो, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा जगह घेर रहे हैं, उससे मतलब है यहाँ पर। ये जो वी है, हमने लिखा था वी वॉल्यूम ऑफ वेसल, लेकिन आप समझो आपने अमोनियम क्लोराइड लिया, जब आप तोड़ोगे तो इसे बनेगा अमोनिया और HCl। लिया, एक पार्टिकल था, बन कितने गए? तो मान रहे हैं कि जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। शशांक बेटा, वो जो आप एस्टर की बात कर रहे हो ना, आपको याद है जब आपने ओसी में पढ़ा होगा, एस्टर कोई प्योर लिक्विड नहीं है। एस्टर को आप क्या इस तरह से आयोनाइज नहीं करते क्या? यही लेके चलते हो ना एस्टर को? तो बेटा एस्टर प्योर लिक्विड नहीं है, CCl4 जैसा। इसको आप वैसे ही कंसीडर करो आयंस को, जैसे गैसेस को कंसीडर करते हो। इसलिए शशांक ने पूछा है कि कल एक न्यूमेरिकल दिया था शीट में जिसमें नीचे लिक्विड लिखा हुआ है, वो लिक्विड नहीं है एक्चुअली, वो एक्वस है यार। आप बताओ, एस्टर को प्योर लिक्विड थोड़ी मानते हो आप, इसलिए बिल्कुल वैसे कंसीडर करो जैसे गैसेस को लेते हो। रिएक्टिविटी तो है ही उसकी भी। लिख लो, डेरिवेशन लिख लो, लेकिन कोई एडवाइस नहीं है ऐसी कि आप इसको रटो, केवल फॉर्मुला ध्यान रखना। बराबर आओ, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। लिख लो, लेकिन आपको जो पार्ट ध्यान रखना है मैं अलग से लिख देता हूँ। वापस बोलो बेटा, क्या? अच्छा, यूँ कह रहे हो क्या? ऐसा कुछ? वैसे तो कुछ खास है नहीं।
जब आप x पर पहुंचते हैं तो अब आप x किसी के हिसाब से निकाल सकते हो। अगर इसका निकालना है n1 आ जाता है, इसका निकालते तो अरे भाई इसका अल्फा बताइए कितना लिखते हैं आप, इसका अल्फा कितना लिखते हैं, तो x तक तो कॉमन नहीं चलता। बस जब आपको अल्फा लाना था, अब दो पार्ट हो जाते, अगर आपने लिख लिया हो, अगर आप a का लिखते तो n1 आता और b का लिखते तो n2 आ जाता है, नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा केस बनेगा नहीं, मतलब रीजन, टॉपिक क्या है आपका, डिग्री ऑफ, जब दो रिएक्टेंट होते हैं तो डिसोसिएट कम या रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, तो ये खैर अगर बन जाए तो गलत नहीं, मैं लिखवा दूंगा अगर आपने पूछा है। काम की बात करें, करो शुरू। ये इतना सब डेरिवेटिव पार्ट नहीं करा था तो आपको लगता है सर ने रटा दिया, बाकी काम का नहीं। मेन चीज सुनिए, n1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल ऑफ रिएक्टेंट, d किसको रिप्रेजेंट करता है, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट एट t इक्वल्स टू 0। अब आप भी जानते हो शुरुआत में प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है, तो जो कुछ वेपर डेंसिटी है किसकी वजह से, और अकेले रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि हमेशा किसके बराबर, मोलर मास बाय, ये जो स्मॉल है ये है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, तो ये वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो आप एक और लगा सकते हो, बोलिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय, कुछ आ रहा है समझ में, तो फिर ये मॉलिक्यूलर मास किसका है, अरे इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के मोल को जोड़ा था, तो किसका मोलर मास लिया है, दोनों का सीधा जोड़ दिया, ये इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ये कौन सा मॉलिक्यूलर मास है बेटा, ये है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये वर्ड कम काम आता है, लेकिन आप इसका दूसरा नाम जो पूछा हुआ है इसी को बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। क्योंकि समझिए न्यूमेरिकल किसी को दिक्कत नहीं देता, प्रॉब्लम आती है हम यही नहीं समझ पाते कि पूछा क्या है। मैं आपसे रिएक्टेंट का मोलर मास पूछूं यानी डी पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूरे मिक्सचर का ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व क्यों बोला, क्योंकि एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप समझिए अल्फा को तो एक्सपेरिमेंट ही बताएगा, तो अगर मैं आपसे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, तो आप स्मॉल डी निकाल लो, स्मॉल डी की जगह मोलर मास बाय 2 रख दो, अरे। और जो उन्होंने पूछा था मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, वैसे जरूरत है नहीं, n1a प्लस n2b गिव्स, सपोज मान लो मुझे ए का अल्फा निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा एन जी, बाकी सब कुछ वही चलेगा। और इसी तरह अगर बेटा बी निकालना है तो फर्क क्या पड़ेगा, और कुछ नया है भी नहीं, आप समझ गए होंगे, डिराइव कर सकते हो आराम से, नोट करो, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। समझ में आया मिक्सचर क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल डी में आपने सारे मोल कंसीडर किए हैं। अरे यार, ऑब्जर्व मतलब अगर इसके एक मोल का इतना बन रहा है तो जितने मोल होंगे उसका मास, टोटल मास, अब वो तो मोल से पता लगेगा। ये केवल इसलिए लिखा है आपके 2 मिनट खराब करके, क्योंकि मेंस में नहीं, एडवांस में एक बार थ्योरेटिकल पूछा हुआ है जब वो सब्जेक्टिव थी ऑब्जर्व, तो वर्ड पता होना चाहिए, बाकी तो न्यूमेरिकल तो भी आप खुद फील करोगे बहुत आसान आते हैं। रिएक्शन गिवन है, फाइंड द डिग्री ऑफ dissociation of ammonia at equilibrium if vapor density of equilibrium mixture is 5।
कीजिए, कोई डेरिवेशन नहीं करना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल्स हैं। आंसर आएगा बेटा 0.7 या 70%। अरे अल्फा, बोलिए बेटा कोफिशिएंट कितना 2, कैपिटल डी की जगह रख सकते हैं, इसका मोलर मास 17/2, वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की 5, डेल्टा एन जी अगेन 2 इंटू 5, यही ना। कैंसिल कितना हो गया 3.5 0.7 या सिंपल एक एक लाइन की क्वेश्चन है। एक इसको ट्राई कीजिए, मुझे ग्राफ प्लॉट करके दीजिए डी बाई डी वर्सेज अल्फा, और रिएक्शन गिवन है। ग्राफ बनाइए डी बाई डी वर्सेज अल्फा। स्ट्रेट तो आएगा, लेकिन उसमें ध्यान से देखो, उसकी एंडिंग स्टार्टिंग वही मेन पार्ट है। ये बेटा कंपैरिजन कर लें तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी tan थीटा 1 थीटा 45,
ये 0, ये 1, ये 2। बोलिए, जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो डी बाई डी कितना होगा? 1। और जब अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 100% यानी कितनी हो सकती है? 1, तो डी बाई डी कितना होगा? ये तो होगा, ये ग्राफ आ रहा होगा। मतलब टफ नहीं है, बस सिंपल ध्यान रखना। और एग्जाम में आया हुआ थियोरेटिकल पॉइंट लिखवा दूं। आप बताइए, वेपर डेंसिटी बेटा थर्मल डिसोसिएशन से बढ़ेगी कम होगी? वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, राइट? जितना थर्मल डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मोल्स बढ़ेंगे तो वेपर डेंसिटी कम हो जाएगी, यही होगा। तो नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए, आपके एग्जाम पे ये ग्राफ समझ में आया। मैंने थोड़ा सिंपल केस ले लिया था, अगर कोफिशिएंट बदलते जाएंगे तो वैल्यू निकाल सकते हो आप। नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, लिखाऊं? देखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस की बात चल रही है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? वेपर डेंसिटी नाम से ही ऑब्वियस है, सब वेपर के लिए। वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट में लिख देना गैस, डिक्रीजेस विथ थर्मल डिसोसिएशन, डिक्रीजेस विथ थर्मल डिसोसिएशन। क्योंकि बेटा रीजन चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। नेक्स्ट लिखिए ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल या ली चैटेलियर्स रूल। लिखिए, आफ्टर चेंज इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, आफ्टर चेंज इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ब्रैकेट में लिख देना, बोर्ड पे लिखा हुआ है पी वी टी और कंसंट्रेशन। आफ्टर चेंज इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, बेटा ब्रैकेट में लिख देना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, यानी वहां इक्विलिब्रियम जैसा कुछ होता ही नहीं है, फिर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड reaction shifts in either forward or backward, reaction shifts in either forward or backward direction to attain new equilibrium state, to attain new equilibrium state. समझना बेटा, करें स्टार्ट। हम पूरा ली चैटलियर प्रिंसिपल किसके बिहाफ पे पढ़ेंगे? रिएक्शन क्वेश्चन क्यों? फिर भी आपको लगे कि सर लंबा चौड़ी थ्योरी हो गई, तो लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा, 2 मिनट में कवर हो जाएगा टॉपिक। ध्यान से सुनिए, मान लो मैंने एक रिएक्शन ली हुई है और ये बेटा सपोज इन दोनों के मोल्स कितने ले रखे हैं? 5 और 5 मोल्स। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, आप कोफिशिएंट बदल दो, ए 2b 2b 3 कर दो, मोल बदल सकते हो। मैंने कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए लिया हुआ है। वॉल्यूम सपोज मैंने 1 लीटर मान लिया, यहाँ अगर मैं इसका केसी लिखूं तो आप केसी लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ए, तो ये आंसर बनाएगा, यही ना? अब मान लो हम इसमें चेंजेस करते हैं, किसी में भी पिस्टन को ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, गर्म कर दूं, ठंडा कर दूं, मैं चेंज कर रहा हूं कंसंट्रेशन का। मान लो इफ 5 मोल बी फर्दर एडेड, अगर बेटा बी के 5 मोल और मिला दें, तो अब जो गेम हो जाएगा वो ये है, ये ए बी टी। मैंने इक्विलिब्रियम नहीं लिखा, हो सकता है बी के 5 मोल मिलाने के बाद 5 + 5 टोटल कितना हो गया 10, हो सकता है बी के 5 मोल मिलाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही ना हुआ हो, और हो गया हो तो चेक करते हैं। कंटेनर को मैंने अभी बिल्कुल चेंज, वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं किया, मान लो यहाँ स्टॉप वाल्व एस लगा हुआ है। अब देखिए इक्विलिब्रियम का पता लगाते कैसे बेटा चेंज हुआ नहीं हुआ क्यूसी से, तो क्या करें? बोलिए बी कितना हो गया, ये कितना? जैसे ही पता लगा कि क्यूसी कैसी के बराबर नहीं रहा, और उसमें भी ध्यान से देखो, तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो यही तो मैंने आपको वर्ड्स में लिखवाया था कि अगर आप किसी भी डेटा में चेंज करो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि क्यू बदल गया। और नए इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? इधर फॉरवर्ड बैकवर्ड, जिसको कौन बताएगा? क्यू। यहाँ तक की बात हमने की हुई है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कंसंट्रेशन चेंज करने से के पे फर्क नहीं फर्क पड़ता, तो जो केसी पहले था वही केसी रहेगा, तो केसी की वैल्यू, बोलिए केसी कितना आ रहा था? 1। बेटा बी कितना आ रहा है? वॉल्यूम वही माना, सॉरी टी डैश इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी तो इक्विलिब्रियम में 10 - x, यहाँ क्या लिखोगे? याद है ना, जब बैकवर्ड जाएगी, तो मैंने यही लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 10 - x, ये क्या हो जाएगा? सॉल्व करा 5 5 5 2.x 2.5, चेक करा ये आ रहा है।
तो अगर x 2.5 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ एट न्यू इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ बी, बोलिए कितनी, और कंसेंट्रेशन ऑफ ए, यही ना। अब कई बच्चे क्या इस पे ध्यान देते हैं कि सर देखो फिर बराबर आ गया, अरे वो तो आना ही था बराबर, क्योंकि आपने वैल्यू समझ में आ रहा है, वो आपकी चॉइस, यहाँ 2 मान लो, 7 मान लो, 0.1 मान लो, 5 मान लो, 15 मान लो, हमने तो कैलकुलेशन सिंपल करने के हिसाब से, नोटिस करने वाला पॉइंट सुनिए, क्या कंसेंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम चेंज हुआ नहीं हुआ, सॉरी चेंज क्या डिस्टर्ब ही हो गया, फिर क्या रिएक्शन या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी ताकि नया इक्विलिब्रियम आए। नए इक्विलिब्रियम पे डेटा निकालने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट काम में लेते हो। अब नया इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं, पुराने इक्विलिब्रियम पर वैल्यू देखो और नए इक्विलिब्रियम पर वैल्यू देखो सेम आ रही, तो सारे डेटा चेंज हो रहे नहीं हो रहे, इसलिए बोला था रिएक्शन शिफ्ट इन आइदर फॉरवर्ड बैकवर्ड टू गेन अ न्यू इक्विलिब्रियम। अब हम आगे क्लियर है यहाँ तक, आगे की बात करें इसमें। अब हर बार इतना लंबा चौड़ा क्यों थोड़ी निकालेंगे, मैं आपको हर केस में निकाल के दूंगा, लेकिन आप रिजल्ट सुनिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आपने बी को बढ़ाया था, कितना 5 से कितना कर दिया था, सिस्टम वापस बी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तो बस यही नहीं लो है। ली चैटलियर के अकॉर्डिंग आप जिस फैक्टर को बढ़ाते हो उसी का अपोज होता है, अगर आप बी को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो बी को कम किया जाएगा, मैंने ये नहीं कहा कि नलिफाई किया जाएगा। आप बी को 5 से बढ़ा के कहाँ लाए थे, 10 को कम करने की कोशिश की जाएगी, कभी 10 से वापस 5 पे, क्योंकि 10 से 5 पर आएगा तो पुराना इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो कभी नहीं आता, 10 से कोशिश की जाएगी। तो सिंपल सा दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, आप जिस फैक्टर को चेंज करते हो उसका अपोज होता है। सुन लीजिए फटाफट, अगर आप ए को बढ़ाओगे तो सिस्टम ए को, अगर आप बी को बढ़ाते हो तो सिस्टम बी को कम करेगा, और वही कर रहा है। अगर आप कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो सिस्टम कुछ ऐसा करेगा जिससे वॉल्यूम का इफेक्ट खत्म हो सके। अगर आप गर्म कर दोगे तो सिस्टम कोशिश करेगा जो एक्स्ट्रा हीट दी है वो, अरे सुन कुछ समझ में आया, ये केवल एक्स्ट्रा इसलिए करवाया है कि यहाँ तक तो हम पढ़ चुके बेटा लास्ट क्लास में, इसके आगे अगर नई कंडीशन पे पूछे तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है, नोट करो फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। नए इक्विलिब्रियम पर आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, केसी सेम रहेगा। क्या हुआ, वही, तो फिर साइड में लिख दो, उसको पढ़ाने की जरूरत क्या है, पढ़ लेना वहां से। लिखिए बेटा, ये लिखो फिर बेटा आप समझिए, ये जो केसी आपने निकाला, ये कौन सी रिएक्शन के लिए निकाला है, जब तक आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं करोगे, याद है केसी रेसिप्रोकल नहीं होता, तो अगर आप रिएक्शन वही ले रहे हो तो केसी वही चलेगी। और जो ये बात फॉरवर्ड बैकवर्ड की आ रही है तो आप भी जानते हो यार, रिवर्सिबल में रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलेगी, और तो इधर भी रिएक्टेंट इधर भी रिएक्टेंट, जब इधर चलेगी तो ये रिएक्टेंट है, जब इधर जाएगी तो किसको रिएक्टेंट मानोगे। तो हम तो मानते हैं हमेशा केसी जो दिया है राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। देखो आज ली चैटलियर में जबरदस्त क्यों यूज करेंगे, फिर भी आपको डाउट होगा तो लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा, टाइम खराब होता जरूर है लेकिन से क्लियर हो जाएगा। लो बढ़े आगे, थोड़ा सा फास्ट करो। करो शुरू। देखिए मैं रीजन बता देता हूँ, रीजन याद रखने के चक्कर में हम थोड़ा टाइम खराब कर देते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखना, पहले सुन लीजिए प्रॉपर तरीका क्या है। आफ्टर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू का रिलेशन होता है प्रोडक्ट बाय, सारा गेम चल रहा है इक्विलिब्रियम पर आप चेंज करते हो, तो ये तो मानते हो इक्विलिब्रियम पे जब डिस्टर्ब नहीं किया तो क्यू और के, और मैं पहले ही बोल चुका फिर बोल रहा हूँ, क्यूसी का कंपैरिजन केसी से रहेगा और क्यूपी का केपी से, हम दोनों डिराइव करेंगे, कुछ आ रहा है समझो क्लास में। बताइए फटाफट, अगर आप रिएक्टेंट थोड़ा भी बढ़ाते हो तो क्यू विल डिमिनिश, क्यू कम होगा, और जैसे क्यू और के में क्यू कम हो गया रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, ये तो पढ़ना था। तो जब भी रिएक्टेंट बढ़ाओगे रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, लेकिन कौन बार बार क्यों लगाए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाए, ये रिएक्शन देखिए,
हमें तो ये पता है कि अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो इसका अपोज होगा, तो रिएक्टेंट बढ़ाए और रिएक्टेंट को कम करने का काम होगा, तो तभी संभव है जब रिएक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाने में रिएक्टेंट तो कम हो जाएगा, लेकिन इसके चक्कर में प्रोडक्ट थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल हो रहा है, कुछ आया समझ? यहाँ देखिए अगेन Q इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर बेटा मैं प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दूं तो Q डाउन होगा। तो अगर Q और K में सॉरी 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 केस हो गया, अगर प्रोडक्ट बढ़ाया है तो Q की वैल्यू, तो इस बार बेटा अगर ये हो गया तो हम केस पढ़ चुके हैं, Q ज्यादा हो तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन, नोट कर लीजिए। अब आप Q से ध्यान रखो, लेकिन मेरी तो एडवाइस है सीधा याद रखो ना बेटा, आप अगर प्रोडक्ट बढ़ाते हो तो सिस्टम इसी को कम करेगा, और P कब कम होगा, जब रिएक्शन, कैसे भी याद रख लो, लेकिन Q दिमाग में बना रहना चाहिए, कई जगह काम आता है। और 1.3 एक और लिख देना, आफ्टर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड केस भी लिख देना। थर्ड में, अच्छा हाँ ठीक है ठीक, तुम लोग समझदार तो हो यार, करो थर्ड का रिजल्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर वैरायटी नहीं आएगी, इन तीनों में बस मुझे आंसर बता दीजिए। विच केस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन से मतलब रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है, फॉरवर्ड। ट्राई कीजिए, डाउट होगा थ्योरी पे डिस्कस करेंगे। इसका आंसर क्या निकला था? अगर आपने रिएक्टेंट कम किया है तो उसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, फाइनल बैकवर्ड आ रहा होगा। जी जी, पूछा हमने फॉरवर्ड है, लेकिन हो सके तो आप तो तीनों ही केस में रिएक्शन की डायरेक्शन लिख दीजिए। फर्स्ट आंसर
फॉरवर्ड। इतना सब आपको नहीं लिखना, बता रहा हूँ। अगर आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बड़ा बढ़ाओगे तो क्यू कम होगा। क्यू और के में अगर क्यू कम हो गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप हाइड्रोजन बढ़ा दो तो इसको कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। मुझे फॉरवर्ड ही लेके जाना है, इसलिए पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड थर्ड में आंसर लिखिए। सेकंड में आंसर आएगा नो इफेक्ट, क्योंकि रीजन सुनिए एक बार। सॉलिड है बेटा, जब आप इसका क्यू लिखोगे तो क्यू के नाम पर हम केवल क्या लिखते हैं? गैसियस। क्यू में सॉलिड लिखा ही नहीं जाएगा, तो आप सॉलिड को कितना ही बढ़ाओ घटाओ, जब तक क्यू चेंज नहीं होगा, के नहीं चेंज होगा, तो लिख देना नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम पहले की तरह चलता रहेगा। लिखो, मैं नोट में लिखवा दूंगा, सॉलिड और प्योर लिक्विड का फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, समझ आ रहा है? क्यू से हम क्यू से ही पढ़ेंगे, टाइम लगता है लेकिन यहाँ ये समझ में आ गया। सेकंड क्या पूछा था? क्यू। क्यू जब बेटा आप इसका लिखोगे तो आप लिखोगे राइट। अब आप बताइए दोनों का अमाउंट बढ़ाना है, थ्योरी लगाएं कि SO3 बढ़ाने से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? O2 बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी? दोनों अपोज कर रहे हैं, लेकिन दोनों का एक्सटेंट सेम नहीं है। मतलब आपने SO2 बढ़ाया, सॉरी SO3 बढ़ाया, O2 बढ़ाया, लेकिन बेटा पावर देखो, अगर इसको 2 किया है तो 2 का स्क्वायर 4। फाइनली ये O2 जितना डोमिनेट करेगा उससे ज्यादा, तो जो रिजल्ट आएगा किसकी वजह से? तो फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ Q और K में Q, समझ में आ रहा है? अरे O2 को डबल कर दो, इसको डबल कर दो, तो कैंसिल होकर 1/2, Q तो कम ही हुआ ना, तो रिएक्शन फाइनली कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। इसलिए Q से डिस्कस किया। डाउट है? और सेकंड में किसी को डाउट हो तो मैं नोट डाल के थ्योरी लिखवा देता हूँ। लिख लो, डिस्कशन पूरा डिटेल में कर लेते हैं, लास्ट में एक एग्जांपल ऐसा कर लेंगे जिसमें सारा चटली प्रिंसिपल कवर हो जाएगा। सर फर्स्ट में Q लेस देन K होगा, मैंने क्या लिखा है? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा हाइड्रोजन बड़ा था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। लो लिखा बेटा, लिख लो, ये बता देना। नोट डाल के लिख देना। सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस डजंट अफेक्ट, सॉलिड सब्सटेंस डजंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, रीजन लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज Q रिमेन्स सेम, बिकॉज Q रिमेन्स सेम। सेकंड लिखिए बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने भले ही थ्योरी में टाइम खराब किया है, लेकिन आप कंक्लूजन के नाम पर ये ध्यान रख लो, जब जब रिएक्टेंट बढ़ाओगे इसको कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? जब जब प्रोडक्ट बढ़ाओगे प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्यों ध्यान रख लोगे तो थर्ड केस अच्छा कवर हो जाएगा। सेकंड लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये बेटा इसको दो केस में लेके चलते हैं। फर्स्ट, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप जैसे बोलो मैं वैसे समझा दूं, लेकिन ध्यान होना चाहिए। देखिए, जो सबसे प्रॉपर रीजन है वो तो ये है, आपको याद है टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। और जरा इसको और डिटेलिंग करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड भी बढ़ेगा, बट के एफ इंक्रीजेस बाय मच अमाउंट। तो अब आप बताइए, पहले के एफ के वी में देखा जाए, टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे क्या रिजल्ट ये नहीं आ रहा कि के एफ और के वी में के एफ की वैल्यू, तो जिस रिएक्शन का कांस्टेंट ज्यादा उसकी रेट भी इक्विलिब्रियम पर पहले जितनी रेट फॉरवर्ड थी उतनी बैकवर्ड थी। आपके टेम्परेचर बढ़ाने से फाइनली तो रिजल्टेंट ये होगा कि बैकवर्ड उतनी नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा, अरे बढ़ेगी तो दोनों, लेकिन फाइनल रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो रटना तो एक लाइन है कि हाँ एंडोथर्मिक में टी बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ भागती है। अगर आपको लगता है कि सर ये याद नहीं रह पाएगा तो वैसे देख लो। अब बताओ बेटा, ये लो चलो, एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्टेंट कुछ हीट लेगा और इससे प्रोडक्ट बनेंगे, हीट होता है। अब आप गर्म कर दो, गर्म कर दो, कैसे भी गर्म करो, फाइनली क्या टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आपने सिस्टम को एक्स्ट्रा हीट नहीं दी क्या? लीच एटलियर यही तो बोलता है कि जो आप एक्स्ट्रा देते हो उसी का अपोज होता है। आपने इस टेम्परेचर को बढ़ाने से एक्स्ट्रा हीट दे दी, तो एक्स्ट्रा हीट को खत्म करने का काम होगा। हीट कौन ले सकता है? रिएक्टेंट ही है जो हीट लेके प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोडक्ट तो हमेशा हीट देगा बल्कि। तो इस एक्स्ट्रा हीट को कंज्यूम करने का काम कौन करेगा? रिएक्टेंट ट्राई टू कंज्यूम
एक्स्ट्रा हीट, और वो रिएक्टेंट हीट लेके रिएक्शन को कहाँ ले जाएगा, जैसे आपकी मर्जी हो। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा आसान ये रहता है, ये पढ़ने के हिसाब से ठीक है, लेकिन फिर भी एंडोथर्मिक है बेटा, हीट देंगे, जो मान लो 100 की जगह 200 हो गई, तो जो एक्स्ट्रा बचा उसको कंज्यूम करने का काम किसका है, ये कंज्यूम होगा तो हीट लेता जाएगा, हीट लेती क्या बना देगा, प्रोडक्ट। जैसे आप लिखना चाहिए, जैसे आपको समझना है लिख लो। एक्सोथर्मिक में रिजल्ट आप लिखने की कोशिश करो, देखें कहाँ तक लिख पाते हो। सही लिखा है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता था, लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेलिंग पता हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट हमेशा, लेकिन इस बार ये वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन इतना सा हो सकता है ध्यान ना आए, तो आप तो इसमें खुद इस बार अगर एक्सो है तो रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बनेंगे और हीट। अब ये थ्योरी आप बना दीजिए, ये ज़्यादा आसान पड़ती है, टाइम बचता है इससे। सेकंड कोई रीजन नहीं है, ली चैटलियर ने कभी नहीं बोला कि कोई अपोज करता है। हीट बढ़ानी है, किधर गर्म करूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, किधर गर्म करूँ, राइट हैंड साइड ना, शाबाश, क्योंकि इधर गर्म कर दिया तो हीट किसको मिल जाएगी, रिएक्टेंट। अरे बेवकूफ, तो चाय बनाते हो जैसे देख देख के गर्म करते हो, वो तो कहीं भी गर्म करो बेटा, हीट तो पूरे वेसल में सप्लाई होगी ना। फटाफट बताओ, यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यहाँ पर भी आपने एक्स्ट्रा हीट सप्लाइड। इस बार हीट कंज्यूम या लेने का काम कौन करता है, इस बार बेटा प्रोडक्ट हीट ले सकता है, तो प्रोडक्ट ट्राई टू कंज्यूम एक्स्ट्रा सप्लाइड हीट, और वो प्रोडक्ट हीट लेकर रिएक्शन को बेटा कहाँ शिफ्ट कर देगा। मतलब मेरी सलाह है आप पहला पढ़ लो, ठीक है, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, आप तो ये ध्यान रखो। तो रिजल्ट के नाम पर इतना सा ध्यान है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, एक्सो में रिवर्स कर देना। बाकी थ्योरी आप याद रखो तो ठीक, वरना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कर लोगे।
एग्जाम्पल सभी करवाऊंगा इस पे जब हम थोड़ा सा थ्योरी कवर कर लें। लो चलिए, हो गए दो फैक्टर, पहला कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, थर्ड इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें भी डिस्कस पूरा करते हैं मैथमेटिकल, लेकिन एडवाइस यही है कि सीधे लास्ट में रट लेना यार। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। टेम्परेचर समझ में आ गया? हम्म, लो पहले डिराइव कर देते हैं। मान लो बेटा एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी प्लस सी, और मैंने टी इक्विलिब्रियम, शुरुआत में मोल्स कुछ भी मान लो, सपोज ये लो 111 या कुछ ही मान लेते हैं, मतलब आप कुछ ही मान लेना 1 2 3, बस मैं इसलिए मान रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कंटेनर का वॉल्यूम मैंने मान लिया 1 लीटर। अगर मैं इसका केसी लिखूं तो इसका केसी यही लिखोगे ना, बी इंटू सी बाय ए, तो 1 इंटू 1 बाय 1 इक्वल टू 1, यही तो होगा। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो ऊपर स्टॉप वाल्व नहीं लगाया, पिस्टन को ऊपर खींच के ले जाते हैं, वॉल्यूम पहले से बढ़ा देते हैं, मान लो 2 लीटर, 2 3 जो आपकी चॉइस हो। सेम ये रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी, मुझे मुझे नहीं पता कि इक्विलिब्रियम अभी डिस्टर्ब हुआ भी होगा नहीं होगा, हो सकता है फर्क ही ना पड़े, तो अभी तो मैं हाल फिलहाल वही लेके चल रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसका क्यूसी लिखूंगा तो क्यूसी का मतलब, अब ध्यान से देखो, बी क्या लिखोगे, तो केसी था। कैलकुलेशन केवल सिंपल रखने के लिए लिया हुआ है, आप जो मन आए रैंडमली वैल्यू ले सकते हो, किसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा? अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? तो मैं बार बार क्यों कैलकुलेट करूंगा, अब हम थ्योरी बनाते हैं। तो मैंने देखा कि वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ भाग गई? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड भागने के पीछे रीजन मुझे ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन वहां जा रही है जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, और उसका रीजन अब आप ये ध्यान रखोगे, केवल गौर से देखना, या यही लिख देते हैं, जरा इसको बताइए। जब आपने वॉल्यूम नहीं बढ़ाया था तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वेसल कितने थे? 3 थे। आपने वॉल्यूम को पहले का बढ़ा के कितना कर दिया? डबल। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कितने हो गए? टोटल मोल्स वही थे, 3 डिवाइडेड बाई 2, कितने हो गए? क्या आपके वॉल्यूम बढ़ाने से पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे नहीं हो रहे? अब आप जो बात कर रहे थे अपोज वाली वो लगा दो, क्या मेरे वॉल्यूम बढ़ाने से पर लीटर मोल्स, तो रिएक्शन वहां भागती है जहां वापस मोल्स, पहले 1 लीटर में 3 मोल आ रहे थे, अब उसी 1 लीटर में कितने रह गए? 1.5। रिएक्शन वापस 1.5 को कहाँ लाने की कोशिश करेगी? तो रिएक्शन वहां जाती है जहां मोल्स ज्यादा हो। तो अगर आगे जाएगी तो 1 मोल से 2 मोल बनेंगे, पीछे जाएगी तो उल्टा 2 से। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। इसके पीछे की कहानी है कि वहां जाती है ताकि मोल्स वापस, तो मुझे तो बस एक लाइन लिखवानी है कि वॉल्यूम बढ़ाने पर, क्योंकि पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, तो आपके वॉल्यूम बढ़ाने से पर लीटर मोल्स कम, तो रिएक्शन उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करती है? पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स अब बढ़ाने के लिए या तो फॉरवर्ड जा सकती है, या भाई आप सोचो, सपोज मान लो कि सर ये अगर मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट, तो आप देखिए आगे जाने पे 2 मोल बनेंगे, लेकिन पीछे जाने पर तो फिर इसमें रिएक्शन का आंसर कहाँ आएगा? अपना बैकवर्ड आ जाता है। तो आप पहले रिजल्ट लिख लो, बाकी फिर एक्सप्लेनेशन ये रहा, लिखिए। याद आपको केवल ये रिजल्ट लिखना है, लिखाऊं लिखाऊं बेटा? आफ्टर इंक्रीज इन वॉल्यूम, आफ्टर इंक्रीज इन वॉल्यूम, आफ्टर इंक्रीज इन वॉल्यूम, कोमा लगा के लिखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, total number of moles per liter decreases, total number of moles per liter decreases, so reaction shift, towards higher number of moles, reaction shift towards higher number of moles, higher number of moles, बस ठीक है, ये लाइन रखनी है। अब मैथमेटिकल पार्ट ये रहा, नोट करना चाहो आपकी चॉइस, समझ आया? वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल्स ज्यादा।
इस एग्जांपल को ट्राई कीजिए। इन विच रिएक्शन लो वॉल्यूम यानी वॉल्यूम कम करते जाएं तो प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। आराम से करो, नहीं आएगा क्यू से फिर समझा दूंगा। पहला केस ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी 0 है, तो वैसे भी सॉलिड कंसिडर नहीं। पहला केस ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी 0 है, तो वैसे भी सॉलिड कंसिडर नहीं होगा। आगे बढ़े तभी 3 मोल और पीछे जाए तभी क्या करें, यहाँ इफेक्ट नहीं होगा। कोई बोले क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि जब यहाँ पर आप क्यू निकालोगे तो क्यू और के यहाँ पर, मैं ही प्रूव कर देता हूँ। ये देखिए, ये डेल्टा एन जी कितना था, 0 नहीं था ना, अभी डेल्टा एन जी 0 है, अब तो 0 है। अब आप निकालो, वॉल्यूम चेंज कर दिया तभी, अरे यार डेल्टा एन जी 0 बना दिया भाई, तो वही होगा ना। तो डेल्टा एन जी 0 में क्योंकि क्यू और के डिस्टर्ब नहीं होते, इसलिए नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मैं यहाँ समझो बेटा, आप कोई भी केस ले लो, डेल्टा एन जी 0 में मैं लिखवाऊंगा अलग से नोट में, और यहाँ लिख लो तो अच्छा, क्यू और के सेम लिखते हैं इसलिए लिख देना नो इफेक्ट, वैसे हम लिख लेंगे अभी। सेकंड थर्ड ध्यान से ट्राई करना। क्या है सर, अच्छा आंसर,
यहाँ बोलिए 2+1 इधर बढ़ेंगे तो 3 मोल मिलेंगे, इसका x उसके 2, इधर जाने पे 2 मोल मिलेंगे। बोलिए वॉल्यूम कम करने पे, मुझे तो एक लाइन रटी हुई है कि वॉल्यूम कम करने पे रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम, या वॉल्यूम बढ़ाने पे वहां जहां मोल ज्यादा। तो वॉल्यूम कम करना है, रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल्स, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो ये हाँ ठीक है। और ये इधर जाने पे सॉलिड कंसीडर नहीं होगा, इसका 1 मोल कंसीडर होगा, इसके 3 मोल। तो यहाँ वॉल्यूम कम करने होगा। कोई बोले क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि जब यहाँ पर आप क्यू निकालोगे तो क्यू और के यहाँ पर, मैं ही प्रूव कर देता हूँ। ये देखिए, ये डेल्टा एन जी कितना था? 0 नहीं था ना? अभी डेल्टा एन जी 0 है, अब तो 0 है। अब आप निकालो, वॉल्यूम चेंज कर दिया तब भी, अरे यार डेल्टा एन जी 0 बना दिया भाई, तो वही होगा ना। तो डेल्टा एन जी 0 में क्योंकि क्यू और के डिस्टर्ब नहीं होते, इसलिए नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मैं यहाँ समझो बेटा, आप कोई भी केस ले लो, डेल्टा एन जी 0 में मैं लिखवाऊंगा अलग से नोट में, और यहाँ लिख लो तो अच्छा, क्यू और के सेम लिखते हैं, इसलिए लिख देना नो इफेक्ट। वैसे हम लिख लेंगे अभी। सेकंड थर्ड ध्यान से ट्राई करना। क्या है सर? अच्छा आंसर यहाँ बोलिए 2+1 इधर बढ़ेंगे तो 3 मोल मिलेंगे, इसका x उसके 2, इधर जाने पे 2 मोल मिलेंगे। बोलिए वॉल्यूम कम करने पे, मुझे तो एक लाइन रटी हुई है कि वॉल्यूम कम करने पे रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम, या वॉल्यूम बढ़ाने पे वहां जहां मोल ज्यादा। तो वॉल्यूम कम करना है, रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल्स, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो ये हाँ ठीक है। और ये इधर जाने पे सॉलिड कंसीडर नहीं होगा, इसका 1 मोल कंसीडर होगा, इसके 3 मोल। तो यहाँ वॉल्यूम कम करने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो यहाँ तो बल्कि रिएक्टेंट बढ़ेंगे। क्लियर है? फिर भी कंफ्यूजन हो तो मेरे पास जगह नहीं है, नोट डाल के यही लिखवा देता हूँ। लिखे? नोट डाल के लाइन लिख लेना, मतलब खुद लिख लो अपनी लैंग्वेज में, आपको समझ में आना चाहिए। वॉल्यूम का डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि क्यू और के सेम बने रहते हैं, क्यू चेंज नहीं होता। अब अपने हिसाब से लिखो। लिख लिया? वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन डेल्टा एन जी 0 रिएक्शन। प्रेशर में क्या करें बेटा? वैसे तो कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, ये हो गया ना। आप समझो आपने प्रेशराइज किया होगा तभी तो आप कहाँ पहुंचे, पिस्टन नीचे तभी तो जाएगा। जितना प्रेशराइज करोगे सिस्टम का वॉल्यूम उतना, तो जो रिजल्ट यहाँ आया था वही इसका। अरे जब आप प्रेशराइज करोगे तो उल्टा पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे ना, तो रिएक्शन उसको। तो लाओ मैं पूरा स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। लिखे? प्रेशर को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है वॉल्यूम का आंसर अपोजिट कर देना। लिखिए आफ्टर इंक्रीज इन प्रेशर, आफ्टर इंक्रीज इन प्रेशर, कोमा लगा के लिखना, आफ्टर इंक्रीजिंग प्रेशर कोमा लगा के लिखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। आप ही बताइए क्या लिखाऊं? बोलो। इंक्रीजेस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इंक्रीज बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इंक्रीज बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो बताइए बेटा, अगर आपके प्रेशर बढ़ाने से मोल बढ़ गए तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? उन मोल्स को, सो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स, so reaction shift towards less number of moles, reaction shift towards less number of moles। पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, बताइए डाउट है तो वापस पूछो, जो पूछ रहे हो सोच के पूछ रहे हो। पिस्टन जब भी थोड़ा बहुत चलाऊंगा या कम करूंगा बेटा तो वॉल्यूम पे इफेक्ट तो आना ही है यार, तो ये तो कह रहा हूँ क्या पूछ रहे हो, देखो ना। हो गया? हो गया? लाइक एग्जाम्पल ही करो आप। कितना टाइम बचा है? 10 मिनट। इनर गैस आज नहीं पढ़ पाएंगे, फटाफट सुनिए। पिछला सवा घंटा हमने किस चीज में खराब किया है, पूरा रिवाइज करा दो। एक तो हमने फॉर्मुला पढ़ा था डी टी माइनस, मतलब आपने इसको डी से पढ़ा था, डी माइनस डी वाई डेल्टा एन जी टी। उसके बाद पढ़ा ली चट लिया, ये लीजिए। अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूँ रिएक्शन कहाँ भागेगी? अगर मैं क्यू की वैल्यू कम करता हूँ रिएक्शन कहाँ भागेगी? फॉरवर्ड। अगर मान लेते हैं ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का पता कैसे चलेगा? हीट से। चलिए ये केस तो अगर हीट रिलीज हो रही है एक्सो है, जिस वेसल में गेम चल रहा है मैंने गर्म कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन का नेचर कौन सा? एक्सो। एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाती है? ठीक है, जिस कंटेनर की बात चल रही है, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं रिएक्शन कहाँ जाएगी? इधर की तरफ 1 मोल बनता है, इधर कितने? 2 मोल। वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाती है जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा, तभी कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। और प्रेशर बढ़ा दूं कहाँ जाएगी? यही पढ़ा है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं इसमें।
For reaction, N2 plus 3H2 gives twice of ammonia, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेल्टा H माइनस 250 किलो जूल, होता तो 270 है, अप्रोक्स मान लो 250 किलो जूल. Favorable conditions to produce concentration, produce या increase concentration of H2. आपको H2 का अमाउंट बढ़ाना है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर. करिए बेटा, इसी तरह मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं. करो फिर एक न्यूमेरिकल पार्ट भी कर लेंगे इसमें. थोड़ा है. बोलिए. सबसे पहले तो बेटा मुझे हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ाना है, तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए, चेक करते हैं. सबसे पहले देखो, डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब एक्सो. दो ही तो लाइनें रखनी है कि अगर एंडो हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से कहाँ जाती है, फॉरवर्ड. तो अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, और मुझे वाकई में बैकवर्ड लेके जाना है, और रिएक्शन है एक्सो, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए. तो या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ऑप्शन ये होगा. प्रेशर निकालने का तरीका, रिएक्शन आगे की तरफ भागे तो 2 मोल बनेंगे, पीछे की तरफ जाए तो 4 मोल बनेंगे. हमें थ्योरी पता है जितना प्रेशराइज करूंगा उतना वॉल्यूम, और वॉल्यूम कम होने से रिएक्शन वहां जाती है जहां मोल्स कम हो. कम हो बेटा. थोड़ा ध्यान रखना. तो आप बताइए, मुझे रिएक्शन बैकवर्ड लेके जानी है, बैकवर्ड लेके जाने का मतलब मुझे मोल्स बढ़ाने हैं. तो या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ऑप्शन ये होगा. प्रेशर निकालने का तरीका, रिएक्शन आगे की तरफ भागे तो 2 मोल बनेंगे, पीछे की तरफ जाए तो 4 मोल्स बनेंगे. हमें थ्योरी पता है जितना प्रेशराइज करूंगा उतना वॉल्यूम, और वॉल्यूम कम होने से रिएक्शन वहां जाती है जहां मोल्स कम हो. कम हो बेटा. थोड़ा ध्यान रखना. तो आप बताइए, मुझे रिएक्शन बैकवर्ड लेके जानी है, बैकवर्ड लेके जाने का मतलब मुझे मोल्स बढ़ाने हैं. तो अगर मोल बढ़ाने हैं तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रेशर तो होना चाहिए लो और टेम्परेचर होना चाहिए हाई. तो लो तो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, कौन सा कैसा आएगा. टेम्परेचर का डिसीजन एक्सो या एंडो से लेंगे, और प्रेशर का डिसीजन वॉल्यूम से लेंगे. आ रहा है कुछ समझ में. एक और कीजिए. जी, कौन सा ऑप्शन बैठेगा. आज का लास्ट एग्जाम्पल, गलत मत करना. कल फिर इनर्ट गैस पढ़ेंगे, कल अपना टॉपिक हो जाएगा पूरा. इसके बाद कौन सा पढ़ोगे. आयनिक. गजब हिम्मत है.
एक्चुअली टॉपिक सीक्वेंस में चल रहे हैं। रेट कांस्टेंट पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं, रेडॉक्स पढ़ेंगे। रेडॉक्स, फिर इलेक्ट्रो, फिर सॉल्यूशन। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल भी तो यूज करें, देखते हैं। बाकी तो जो मैं पढ़ के आऊंगा वही पढ़ना पड़ेगा। लो चलो करो बेटा इसको ट्राई। यहाँ बेटा इससे मतलब है, लेफ्ट साइड से मतलब है कि आपको लो टेम्परेचर भी बैकवर्ड रिएक्शन लेके जाए और हाई प्रेशर भी, दोनों ही बैकवर्ड ले जानी चाहिए। दोनों में से अगर एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड है तो भी गलत माना जाएगा, दोनों एक साथ फेवरेबल हो। शुरू करते हैं। ये रिएक्शन का नेचर कौन सा, एंडो एक्सो, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज है, दैट्स व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सो में मुझे वैसे ही पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड भागती है, यानी टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी एक्सोथर्मिक में तो बात नहीं बनेगी। नहीं आ समझ। और इसका वाइस वर्सा यहाँ लिख दूँ, अगर रिएक्शन एंडो, अच्छा तुम कंफ्यूज जाओगे इसमें, तो अलग से लिख रहा हूँ। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती तो एंडोथर्मिक में ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, तो टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन, तो मुझे लो टेम्परेचर पे बैकवर्ड खींच के ले जानी है, यानी रिएक्शन का नेचर एंड होना चाहिए। तो पहले में तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, लेकिन चलो इसका आंसर तो बता दो। यहाँ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्या फेवर कर रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड? चलो थ्योरी तो डिस्कस कर ही सकते हैं बेटा, क्योंकि रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है, तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। और प्रेशर कौन सा था इसमें, हाई प्रेशर पर। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, रिएक्शन वहां जाती है जहां मोल्स कम हो। इधर 1 मोल है, इधर 1.5, यानी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। दोनों ही अपोज है। थर्ड वाला, थर्ड वाला भी हो सकता है आंसर ना है, नन डालना पड़ेगा। बोलिए, रिएक्शन का नेचर एंडो है, तो ये तो कंफर्म है कि टेम्परेचर कम करना है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ये टेम्परेचर फेवरेबल है। इधर की तरफ नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इधर की तरफ नंबर ऑफ मोल्स 2 है। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर रिएक्शन कहाँ जाती है, जब प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, रिएक्शन के मोल कम होंगे, यानी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, यानी थर्ड आंसर इज करेक्ट। कर लोगे? बाकी इनर्ट केस बचा, वो नेक्स्ट हम देख लेंगे। एक डेरिवेशन भी है लेकिन वो नेक्स्ट नहीं करते हैं। लो शीट है किसी के पास? एक आपको छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, घर से कोशिश करना, सिंपल 3-4 लाइन का डेरिवेशन है, हो गया तो एडवांस का एग्जांपल कल नहीं डिस्कस हो जाएगा, वरना फिर अलग से करना पड़ेगा। ये हो गया, ट्राई करना, नहीं होता तो मैं ड्राइव करा दूंगा। ये बेटा रिएक्शन गिवन है, N1A गिव्स प्लस N2B प्लस N3C, गैसियस गैसियस गैसियस। T इक्वल्स टू 0 पर आपने 1 मोल लिया हुआ है, ठीक है। प्रूव करना है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा Ng अपॉन मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। आप डिराइव कर लेना, एडवांस में आया हुआ न्यूमेरिकल हम साथ में कर लेंगे, वरना मैं डिराइव करा दूंगा। और अज्यूम दैट x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x मतलब डिसोसिएशन, x या अल्फा बहुत कम है। ये आपको प्रूव करना है, कर लोगे? जब आपको वॉल्यूम चाहिए इसका मतलब कुछ मत करो, इसका केस ही निकाल देना और सॉल्व कर लेना। ये प्रूव करना है बेटा, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। लो एक्सरसाइज फर्स्ट, कहाँ से स्टार्ट किया था आज, वेपर डेंसिटी। सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन इसके। फर्स्ट एक्सरसाइज में
बोलूं? एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 22 24 सेकंड एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 6 थर्ड एक्सरसाइज थर्ड में नहीं है, थर्ड में एक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। एक्सरसाइज फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 17 से 20 तक।